हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। पिछले दिनों आपने इस तरह के बहुत सारे मामले सुने होंगे जहां पर अलग अलग न्यायालयों ने या फिर भारत का जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, कंपटीशन कमीशन है, उसने इस प्रकार के काफी सारे निर्णय दिए हैं जहां पर किसी एक संस्थान पर, किसी एक बड़ी टेक कंपनी पर इस तरह के जुर्माने लगाए गए हैं या इस तरह के उनके निर्णयों पर आपत्ति जताई गई है जहां पर वो दूसरे डेवलपर्स से या फिर दूसरे संस्थानों से फीस वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि गूगल जिस तरह से भारत के कुछ ऐप डेवलपर्स जो थे, जिनमें शादी.com के भी जो फाउंडर हैं आजकल बड़ी चर्चा में रहते हैं जब से शार्क टैंक पर आए हैं उसके बाद से, इन सभी से इन्होंने अच्छे खासे राजस्व को वसूलने का प्रयास किया और इसके बाद जो पूरा मामला चला जिसमें फाइनली कोर्ट ने गूगल के पक्ष में निर्णय दिया। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारी शिकायतें जो हैं दुनिया भर में चलती रहती हैं और इसको हम कहते हैं डिजिटल प्रतिस्पर्धा की समस्या। मैं आपको 2 लाइन में समझाऊंगा ये होती क्या है। तो इस प्रतिस्पर्धा की समस्या को खत्म करने के लिए, क्योंकि देखो ये सारी चीजें तो होनी है, टेक्नोलॉजी आगे और बढ़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। टेक्नोलॉजी आज जितनी है आने वाले समय में उससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये डिजिटल प्रतिस्पर्धा जब बढ़ेगी तो इसको रेगुलेट करने के लिए कानून चाहिए। तो सरकार ने इसके लिए एक ड्राफ्ट कानून का मसौदा जारी किया है जिसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा और उनमें से कुछ प्रावधानों को लेकर जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उनमें थोड़ी खलबली मची हुई है, थोड़ी नाराजगी है। ये नाराजगी क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगले 10 मिनट की ये चर्चा है, कृपया मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको पूरा समझा दूंगा। कहीं और से पढ़ोगे बहुत जटिल लगेगा, मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 17 मई सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच हो गया है शुरू। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन, फीडबैक, क्या गलतियां हैं ये सब बताया जाएगा। मेंस वाले क्वेश्चंस में भी प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें मिलेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो एजे लाइव कोड लगाकर आप आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए, ठीक है भाई। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी चर्चा। तो भाई देखो, डिजिटल कंपटीशन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या आने वाली दुनिया में होने वाली है। ये डिजिटल कंपटीशन या फिर डिजिटल प्रतिस्पर्धा होती क्या है, मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि देखिए, कोई भी बड़ी कंपनियां, बड़ी टेक कंपनियां क्या दावा करती हैं कि भाई अगर हमने मान लीजिए अपना अनुसंधान करके किसी चीज का विकास किया, जैसे गूगल का पॉइंट यह है कि भाई आप में से बहुत लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते होंगे, तो गूगल का यह कहना है कि भैया हमने इतनी रिसर्च करी, इतनी मेहनत करी, इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद हमने प्ले स्टोर बनाया। तो अब अगर कोई भी अब ऐप डेवलपर अपनी ऐप को प्ले स्टोर पे होस्ट कर लेता है और उस ऐप के जरिए वो पैसे कमा रहा है, तो अगर गूगल ये कह रहा है कि भैया उसके राजस्व में थोड़ा हिस्सा हमको भी दो, तो हम क्या गलत कह रहे हैं भाई? भाई आप, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आप जो है जिस घर में रह के अपना बिजनेस चला रहे हो उस बिल्डिंग को भी आप रेंट दोगे ना थोड़ा सा। भाई ऐप आपकी इसलिए डाउनलोड हो पा रही है ना क्योंकि आप गूगल के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हो। आप समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो अगर मैं इस ऑफिस के अंदर रह के ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो भी पैसे मैं कमाऊंगा उसका थोड़ा सा हिस्सा तो मैं ऑफिस को भी किराए के तौर पे दूंगा। बड़ी टेक कंपनियों का ये कहना है और उनका ये भी कहना होता है कि यार अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आमतौर पे क्या होता है, हमारे पास फिर इनोवेशन का ज्यादा इंसेंटिव नहीं बचता, फिर हम और ज्यादा निवेश नहीं कर पाएंगे और बेहतर प्रोडक्ट बना नहीं पाएंगे। एप्पल जैसी कंपनी तो ये भी कहती है कि भाई हम अपने डिवाइस पे सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते हैं यार। अब अगर हम किसी भी थर्ड पार्टी की ऐप की अनुमति दे देंगे, कोई कहीं से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अगर हम ऐसी अनुमति दे देंगे यार फिर तो हमारी डिवाइस की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इन सारी चीजों का समाधान करने के लिए, जैसा कि आपने देखा यूरोप में क्या हुआ था, एक डिजिटल मार्केट्स एक्ट आया है। EU में क्या हुआ है, एक डिजिटल मार्केट एक्ट आया है जिसके तहत बड़े कड़े प्रावधान, बड़े कड़े नियम जो है टेक कंपनियों पर लगाए गए हैं। तो उसी तर्ज पर भारत में भी ये एक कानून जो है बनाया जा रहा है, डिजिटल कंपटीशन एक्ट जो है भारत में बनाया जा रहा है। और इस डिजिटल कंपटीशन एक्ट के ड्राफ्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसमें क्या है कि इसमें भविष्य के लिए कानून बनाया गया है। जो नियम है
हैं वो भविष्य के लिए हैं। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको, यानी कि इसमें क्या है, भविष्य के लिए नियम बनाए गए हैं। देखिए आमतौर पे अभी क्या होता है भारत में, अगर डिजिटल प्रतिस्पर्धा का भी कोई मामला हो तो उस पर कार्रवाई तब होती है जब शिकायत आ जाती है। जैसे मान लीजिए किन्हीं दो फर्म्स में, दो संस्थाओं में विवाद हो गया, जब विवाद हो जाता है, उस विवाद की शिकायत हो जाती है, उस शिकायत के बाद उस विवाद पे कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में कई बार इस कार्रवाई में काफी समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं। और डिजिटल स्पेस में तो आप जानते हो यार, जो चीज, जो विवाद 1 साल पुराना है वो विवाद तो अब खत्म हो चुका होगा ना। भाई किसी कंपनी पे आपने किसी ऐप को अनलिस्ट कर दिया, भाई आज की तारीख में मान लो कोई बहुत बड़ी ऐप है, उसको गूगल अनलिस्ट कर दे, यार उनका तो बिजनेस बर्बाद हो गया ना। भाई समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? तो यहां पे टाइम बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा है भाई मामला साल भर, यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, पहले से ही भविष्य के लिए नियम बनाए जाएंगे। यानी कि जो आपके बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए पहले से ही नियम बनाए जाएंगे कि भैया ये कुछ काम हैं जो आपको कभी नहीं करने। यानी कि काफी सारे काम, काफी सारे क्षेत्र जो है वो निषेध कर दिए जाएंगे पहले से ही। अब इसको लेकर कंपनियों का यह कहना है कि यार अगर इस तरह के निषेध आप पहले से ही लगाएंगे तो फिर हम उनके अंदर जाके समाधान कैसे ढूंढेंगे। भाई आप इस बात को समझो, जैसे भाई आप इस बात को समझिए ना कि पहले अगर इस तरह से होता था कि यार मतलब अगर आप इस तरह की चीजों पर निषेध लगा देंगे तो आगे जाके हम समाधान ढूंढेंगे ना उन चीज का। जैसे मान लो अगर ऐप स्टोर बनने के पहले या प्ले स्टोर बनने के पहले किसी ने इस तरह के एग्रीगेशन पे प्रतिबंध लगा दिया होता तो प्ले स्टोर कभी बनता ही नहीं। फिर आप जाके वेबसाइटों से ऐप डाउनलोड कर रहे होते जो आपको पता ही नहीं होता सेफ भी है कि नहीं है। बात सही है कि नहीं है? तो कंपनियों का यह कहना है कि यार हमको नवाचार की सुविधा मिलनी चाहिए और यह कानून जो है ये कौन तय करेगा, भविष्य के नियम कौन बनाएगा? सरकारें बनाएंगी। सरकारों को थोड़ा ना टेक्नोलॉजी की समझ होती है, और टेक्नोलॉजी 5 साल बाद कैसी हो जाएगी, 10 साल बाद कैसी हो जाएगी, ये तो किसी को नहीं पता। तो ऐसे में भविष्य के लिए आप जो नियम बना रहे हो ये तो बहुत ही अजीब बात है यार। तो यह बात इन कंपनियों का कहना है कि यह बहुत समस्याप्रद चीज है और इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रावधान जो इस कानून में है वो है महत्वपूर्ण संस्थानों की घोषणा। यानी कि संरचनात्मक तौर पर महत्वपूर्ण संगठन, महत्वपूर्ण कंपनियां, जैसे बैंकों में होता है ना, आप कुछ बैंकों को जो है ऐसे बैंक घोषित कर देते हो कि भैया ये फेल नहीं हो सकते। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपका, आईसीआईसीआई बैंक है वगैरह, ये वाले बैंक जो है इनको हमने टू बिग टू फेल घोषित कर दिया है। ऐसे ही यहां पर क्या है, सीसीआई जो है, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग जो है, वो इस तरह के निर्णय लेगा कि भाई ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, और उन कंपनियों की कुछ खास ड्यूटी लगाई जाएगी, उन कंपनियों पर कुछ खास तरह के प्रावधान लागू किए जाएंगे। ठीक है, आमतौर पे जैसे कुछ प्रावधान जो अभी आए हैं ड्राफ्ट में वो क्या हैं, ऐसी कंपनियां जिनका पिछले 3 वर्ष में भारत में 4000 करोड़ का रेवेन्यू है, 4000 करोड़ का टर्नओवर है भारत में केवल, और दुनिया में $30 बिलियन से ऊपर का है। विश्व में $30 बिलियन से ऊपर का टर्नओवर है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है निश्चित तौर पे। या फिर ऐसी कंपनी जिसके 1 करोड़ यूजर्स हैं, जिसके यूजर जो हैं वो 1 करोड़ हैं, या फिर अगर बिजनेस यूजर्स हैं तो वो 10,000 से ऊपर है, वगैरह वगैरह। इस तरह के और भी प्रावधान हैं। और इसके अलावा कंपटीशन कमीशन को, प्रतिस्पर्धा आयोग को यह अधिकार भी दिया गया है कि इन क्राइटेरिया से अलग भी वो किसी भी कंपनी को संरचनात्मक तौर पे सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल यूनिट घोषित कर सकता है। कि कोई भी कंपनी ऐसी है, कोई भी कंपनी जिसको प्रतिस्पर्धा आयोग चाहे वो संरचनात्मक तौर पर एक महत्वपूर्ण इकाई घोषित कर सकता है। तो अगर ये कंपनियां किसी प्रकार की गड़बड़ी करती हैं तो इनके ग्लोबल रेवेन्यू का 10% तक फाइन लग सकता है, ये याद रखिएगा। और ये नंबर तो यार मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगा। वैश्विक राजस्व का आपका ग्लोबल रेवेन्यू जितना भी है उसका 10% तक भी जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। ठीक है, और खाली यहां पर इतने पर नहीं रुके, इसके अलावा यह भी किया है, संबद्ध संस्थानों का भी एक नियम बनाया गया है।
संबद्ध संस्थान क्या है कि जैसे मान लो कोई कंपनी, एक कंपनी अगर डेटा संकलित करती है लेकिन उससे जुड़ी हुई कोई दूसरी कंपनी है जो उसका लाभ उठाती है। कई बार कंपनियां ऐसा करती है ना कि यार अमेज़न जो है वो अपना डेटा आपका ले लिया, लेकिन अमेज़न माल अपना किससे भेजता है? क्लाउडटेल नाम की कंपनी से भेजता है अपना, ठीक है। या फिर गूगल ने आपका डेटा ले लिया आपके सर्च से और वो आपके सर्च का डेटा सारा का सारा अब गूगल मैप्स को दे रहा है या फिर यूट्यूब को दे रहा है, ये भी संभव है। तो ऐसे में ये जो दूसरी कंपनी है जो डेटा का प्रयोग कर रही है, ये कहलाएगी संबद्ध कंपनी। ये कंपनी अपेक्षाकृत छोटी हो सकती है, लेकिन छोटी होने के बावजूद भी इस पर भी महत्वपूर्ण इकाई वाले सारे नियम लगेंगे। जो भी महत्वपूर्ण इकाई के नियम हैं वो इस पर भी लगाए जाएंगे, उनमें कोई कोताही नहीं होगी। तो इस नियम को लेकर भी आमतौर पर कंपनियों में क्या प्रावधान है? कंपनियां ये कह रही हैं कि यार ये आपकी सिग्निफिकेंट यूनिट जो है इसकी परिभाषा आपने क्लियर करी नहीं है। प्रतिस्पर्धा आयोग को आपने अनियंत्रित शक्तियां दे दी हैं कि वो जिस कंपनी को चाहे महत्वपूर्ण इकाई घोषित कर सकता है। तो यार ऐसे में कंपनियों को तो पता ही नहीं होगा। मान लीजिए आज मैं एक काम कर रहा हूं, मैं कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूं, आज मैं सिग्निफिकेंट यूनिट नहीं हूं, कल को अचानक से प्रतिस्पर्धा आयोग मुझे बीच में सिग्निफिकेंट यूनिट डिक्लेयर कर देगा तो मेरे लिए नियम बदल जाएंगे यार। तो कंपनियों की इस बात को लेकर भी आपत्ति है कि भाई इसके नियम आपने स्पष्ट नहीं किए हैं, इसकी परिभाषा आपने जटिल, एकदम कठोर परिभाषा नहीं बनाई है, जो कि आवश्यक है। अगर आप जटिल, एकदम कड़क परिभाषा, कठोर परिभाषा नहीं बनाएंगे तो इसका दुरुपयोग होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो जैसा आपको मैंने बताया, कंपनियां क्या कह रही हैं कि भाई एक तो हमारा नवाचार जो है, हमारा इनोवेशन जो है वो बाधित होगा। ये उन्होंने कहा है कि जैसे यूरोप में उन्होंने कहा है कि ये कानून लगने के बाद से गूगल सर्च में करीब 40 गुना ज्यादा टाइम लगने लगा है। तो भाई आपका नवाचार बाधित होगा। इसके अलावा हमारा क्या है, सुरक्षा के खतरे हैं। जैसा एप्पल ने कहा है कि भाई किसी थर्ड पार्टी ऐप को आप कह रहे हो हम अलाउ करें, तो उसमें तो सुरक्षा खतरे हैं। और तीसरा यह है कि भाई सीसीआई के पास अत्यधिक शक्ति है। सीसीआई के पास जो है आर्बिट्रेरी शक्ति है कि वो अगर बीच में हमको ही सिग्निफिकेंट यूनिट डिक्लेयर कर देगी तो हमारा बिजनेस जो है प्रभावित होगा। इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। ये 3 प्रमुख आलोचनाएं जो हैं अभी तक इन ड्राफ्ट की आई हैं। तो ड्राफ्ट पे अभी और चर्चा होगी, याद रखिएगा। ये ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए, आपसे किसी ना किसी स्टेज पे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें अभी आगे और चर्चाएं होंगी और बदलाव होंगे। जब भी इसमें कोई परिवर्तन होगा तो वो मैं आपको निश्चित तौर पर सबसे पहले आके बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आगे इसमें जो भी होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन उसके पहले, जाने के पहले आपको बता दूं 17 तारीख यानी कि आज सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो गया है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चन का फीडबैक, इवैल्यूएशन, क्या कमियां हैं, ये सब आपको बताया जाता है। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर समावेशित करना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ 27,999 में, अगर आप एजे लाइव कोड का प्रयोग करेंगे। तो आज ही एजे लाइव कोड का प्रयोग करके इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।